आइए तो आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं, वर्णमाला टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यानी जो चैप्टर 1 की शुरुआत होगी बाबू, उसका नाम होगा वर्णमाला। उसका नाम क्या होगा? वर्णमाला, या वर्ण विचार भी इसी को लोग कहते हैं। तो ये पहला ही चैप्टर रहेगा और यहीं से शुरुआत भी होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अशुद्ध और शुद्ध शब्द करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अशुद्ध और शुद्ध शब्द से एक सवाल रहता ही रहता है। इसके बाद फिर संधि करेंगे, संधि से भी एक सवाल रहेगा। सभी लोगों को गुड इवनिंग। बॉडी लाइव कर रहे हैं। हेलो मेघा यादव, तुम्हारा कितना नंबर आया था जीके के टेस्ट में? तुम काहे गॉड पीछे पड़ल? उसको तुम पहले नाम चेंज करना, तो अपना तुम पहले अपना नाम चेंज कर लेना। तुम ऐप पे भी यही नाम रख ले हो, यहाँ पे भी यही नाम रख ले हो। चलो, वर्णमाला को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ। जैसे भाषा शब्द का आप सुने होंगे। एक्चुअली में भाषा जो शब्द है दोस्तों, यह संस्कृत के एक छोटा सा शब्द है ना, एक संस्कृत का एक छोटा सा शब्द है ना, वहां से आया भाष्य। यानी अगर मैं भाषा की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कि भाषा जो शब्द है ना, भाषा जो शब्द है बाबू, भाषा शब्द संस्कृत के, है ना, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। संस्कृत के भाष्य, आधा स है ना, हलंत देंगे मतलब आधा स है। भाष्य शब्द से बना है, शब्द से बना, ठीक ना। अच्छा, यहां से एग्जाम में कैसा सवाल आएगा उसको समझिएगा। देखिए, जहां भाष्य का अर्थ होता है बोलना, है ना, जहां भाष्य का अर्थ क्या होता है? भाष्य, है ना, जहां ये जो हलंत वाला भास है ना, जहां भास का अर्थ क्या होता है बाबू, आप ध्यान रखेंगे। जहां भास का अर्थ अर्थ है बोलना। क्या अर्थ है? बोलना, ठीक है। अच्छा, अगली पॉइंट की बात करेंगे तो अगला पॉइंट बड़ा अच्छा है, बड़े आराम से सुनिएगा। देखिए, कहता है कि भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो वाक्य कहलाती है। यानी कि भाषा जो हम लोग बोलते हैं उसका छोटा इकाई कहा जाए, ऐसा बोला जाए कि भाषा की सार्थक इकाई। तो याद रखना, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको देखिए, एक सीरीज में लिखने वाला हूँ। देखिएगा, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई बाबू, सार्थक इकाई। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। इकाई, इकाई क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, तो वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या है बाबू? वाक्य है। अच्छा, वाक्य है तो वाक्य की इकाई क्या है ना? वाक्य। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाक्य, वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। क्या है उसका नाम? उसका नाम क्या है अब? उपवाक्य, 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 उपवाक्य है, ठीक है, उपवाक्य है। अच्छा, उपवाक्य से भी छोटा होगा? हाँ एकदम बाबू, लिखेंगे यहाँ पे कि उपवाक्य, है ना, उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई कौन होगा? उपवाक्य से छोटी इकाई, छोटी इकाई यहाँ पे आ जाएगा बाबू पदबंध। क्या आएगा? पदबंध, है ना, पदबंध, पदबंध, ठीक है, पदबंध। अच्छा, अगला मैं बोलूंगा कि पदबंध की छोटी इकाई, है ना, पदबंध की छोटी इकाई पद हो जाएगा। पद मतलब, पद मतलब शब्द, पदबंध मतलब शब्द और कुछ और। छोटी इकाई क्या हो जाएगा बाबू? इसका नाम है पद। अब पद को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द। पद को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द, है ना, शब्द, ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद फिर आता है पद, शब्द, और शब्द की छोटी, सॉरी, शब्द या पद जिसको बोल रहे हैं ना, शब्द या पद, पद की छोटी इकाई क्या कहलाएगी? यहाँ पे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पे छोटी इकाई होगी अक्षर। क्या होगा? अक्षर। अच्छा, अब बात करेंगे अक्षर की छोटी इकाई, अक्षर की छोटी इकाई, अक्षर की छोटी इकाई वर्ण, या फिर इसी को लोग ध्वनि कहते हैं। ध्वनि है। थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया जाए, है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना।
हाँ, छोटी इकाई अक्षर क्या है, अक्षर है। और यहाँ पे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, छोटी इकाई, छोटी छोटी इकाई जो है, छोटी इकाई जो है वो क्या है, वर्ण और ध्वनि। वर्ण या फिर इसी को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वर्ण या ध्वनि। अब इतना लाइन लिखे हैं, इतना लाइन से आपको क्या समझ में आता है, आप चीजों को बेहतर तरीके से समझिए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ बाबू, प्रॉपर तरीके से सुनते रहिए, समझते रहिए और कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि ये आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप पे भी रहेगा। वर्णमाला कहता है, वर्णमाला पढ़ने से पहले हम वर्णमाला को डिटेल से समझेंगे कि ये वर्णमाला आया कैसे। तो हम जो बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये क्या एक्चुअली में भाषा है, और इस भाषा को निर्माण करने के लिए बहुत सारे वर्णमाला मिली है ना। तो वही जो भाषा ये जो है, ये संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जहां भाष का अर्थ होता है बोलना, ठीक ना। अच्छा, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य। यानी जो हम लोग बोल रहे हैं, अनेक वाक्य को बोल रहा हूं मैं, अनेक वाक्य जाकर के भाषा का निर्माण कर रहा है, अच्छा है ना। और वाक्य जो है, वाक्य का छोटा इकाई क्या है, उपवाक्य। यानी अनेक उपवाक्य मिलकर के, अनेक उपवाक्य मिलकर, बहुत सारे उपवाक्य मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रहा है। अच्छा, उपवाक्य से छोटी इकाई यानी वाक्य, उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है, पदबंध। पदबंध मतलब जैसे राम ने, है ना, इस तरह का पदबंध है ना। तो पदबंध क्या हो जाएगा, ये उपवाक्य की छोटी इकाई। अच्छा, पदबंध की छोटी इकाई, पद यानी शब्द को, जैसे राम है ना, ये शब्द हो गया, श्याम शब्द हो गया, मैं शब्द हो गया, है ना। पद की छोटी इकाई अक्षर कहा जाता है, और अक्षर की छोटी इकाई वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है बाबू, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ना। सवाल क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, भाषा की सबसे, देखो छोटी इकाई कहेगा वाक्य होगा, वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध, पदबंध की छोटी इकाई पद, पद की छोटी इकाई अक्षर, अक्षर की छोटी इकाई वर्ड। यानी डायरेक्टली देखा जाए, ये तो इनडायरेक्ट फॉर्मेट में था, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा यानी बोलने की सबसे छोटी इकाई, सबसे एक शब्द लग गया है, छोटी इकाई अगर कहेगा तो आप डायरेक्टली बताइएगा, क्या बताइएगा बाबू, वर्ण या फिर ध्वनि। वर्ण या फिर क्या बोलिएगा, ध्वनि, वर्ण या फिर ध्वनि है। क्या कोई दिक्कत? तो ये सवाल आपके लिए वीवीआई हो सकता है ना, तो इसको आप लोग वीवीआई बना सकते हैं, क्योंकि यहां से ये सवाल आपके लिए वीवीआई बन सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। इतना तो समझ में आएगा कि सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। अब ये वर्ण क्या है, अच्छा मैंने यहाँ पे एक बात छोड़ा, जिससे आपको डाउट लग रहा हो कि सर अक्षर क्या है, अक्षर ही तो एक वर्ण है। नहीं बाबू, मैं थोड़ा सा आपको डाउट को क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे जैसे वाले शब्द का प्रयोग करके मैं यहाँ पे जैसे लगा देना चाहता हूँ। जैसे, जैसे देखिएगा तो यहाँ पे राम, राम एक शब्द है, राम एक शब्द है, जिसमें जिसमें राम एक शब्द या फिर पद बोलेंगे, राम एक शब्द या फिर पद बोलेंगे बाबू, और एक शब्द है जिसमें 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 दो अक्षर है। इस शब्द में क्या अक्षर, दो अक्षर, क्योंकि मालूम होना चाहिए, है ना, दो अक्षर। अक्षर कौन सा है, एगो रा है, एगो म है, तो ये दो अक्षर हो गया। अच्छा, दो अक्षर है इसमें, इसमें यानी इसी राम में, तो कहेगा तो चार गो वर्ण है, क्या गो, चार गो वर्ण है, चार वर्ण। चार वर्ण कौन कौन, तो एगो र हो जाएगा, एगो आ हो जाएगा, रा हो जाएगा, एगो म हो जाएगा, एगो अ हो जाएगा। ये प्रॉपर चार गो वर्ण। समझ में आया? अक्षर मतलब इसी को तोड़ दीजिए, आ वर्ण का मतलब उस अक्षर को भी टूटेगा, है ना, है ना। चलिए बोर्ड पर फोकस करिए, एकदम बोर्ड पे ही फोकस करिए। कहते हैं ना कि तेरा ध्यान किधर है, कि तेरा मास्टर इधर है ना। आइए, तो मास्टर जी यहाँ है, तो आप लोग भी ध्यान इधर ही रखिए। अच्छा, वर्ण देख रहे हैं, तो वर्ण क्या अब टूट रहा है? नहीं टूट रहा होगा। तो यहीं से एक वर्ण की परिभाषा बनती है बाबू। वर्ण की शानदार सी एक छोटी सी परिभाषा मैं लिखना चाहूंगा, आप लोगों के बीच में साझा करना चाहूंगा। कहूंगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इकाई वर्ण है, वर्ण है
जिसके जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके खंड या टुकड़े, है ना, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किए किए जा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कौनो परेशानी? मेरे ख्याल से तो नहीं दिक्कत। अच्छा, मैंने एक दो शब्द का प्रयोग किया बाबू। मैं यहाँ पे एक वर्ण का कभी उच्चारण कर रहा हूँ, कभी ध्वनि का उच्चारण कर रहा हूँ, है कि नहीं? वर्ण तो आप समझ रहे हैं कि सर भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है और इसको अब ज्यादा नहीं तोड़ सकते। बताओ, भाषा को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वाक्य मिलेगा। वाक्य को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? उपवाक्य मिलेगा। उपवाक्य को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? पदबंध मिलेगा। पदबंध को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? पद मिलेगा। पद को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अक्षर मिलेगा। अक्षर को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वर्ण मिलेगा। और वर्ण अब नहीं टूट सकता है। वही बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कहें जैसे जैसे तो सबको याद है, अ आ ई क ख ग, है ना, वैसे वैसे फलाना ठिकाना। चलिए, अच्छा, मैंने दो बातें कहा। एक ध्वनि के बारे में चर्चा की, है ना, एक ध्वनि। एक्चुअली में ध्वनि कोई विशेष चीज नहीं है। ध्वनि मतलब कथित रूप। जैसे बोल रहे हैं ना, क, कथित रूप। कथित रूप मतलब कहने वाला, बोलने वाला रूप। और वर्ण का मतलब क्या है? लिखित रूप। वर्ण का मतलब क्या है? लिखित रूप। वर्ण का मतलब क्या है? लिखित रूप। अब बात को ये समझना, जैसे मैं बोला क, तो मैं बोल रहा हूं तो ये क्या होगा? ध्वनि होगा। अगर वही मैं ये क लिख दिया तो ये पूछेगा कि ये क्या है, तो बोलेगा बच्चा कि ये वर्ण है। अगर मैं बोलूंगा क, तब आप बोलिएगा क्या? ध्वनि बोलिएगा। अब वही अगर मैं लिख करके पूछूं कि ये क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? वर्ण बोले, क्योंकि लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इसी को अगर उच्चारण करेंगे यानी कहेंगे, बोलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। तो इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। आपके जब भी सवाल में कहेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो कोई एक के को देगा, या तो ध्वनि देगा या तो वर्ण देगा, क्योंकि दोनों का एक ही उत्तर होगा, या तो ध्वनि या तो वर्ण। अब आता है बाबू वर्णमाला। अब आता है वर्णमाला। अब क्या आता है? वर्णमाला। तो वर्णमाला कहता है कि वर्णों के सुव्यवस्थित, है ना, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित, है ना, सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। तो वर्णमाला क्या कहेगा, है ना, बोलेंगे वर्णों के, है ना, व्यवस्थित 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 समूह को, है ना, समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है, सर ये वर्णमाला क्या है? व्यवस्थित रूप मतलब क के बाद क्या आता है? आप बोलिए सर क के बाद ख आता है। अ के बाद क्या आता है? आ आता है, यही ना। अ के बाद ई तो नहीं आता होगा, अ के बाद आता है। क के बाद अंग तो नहीं आता होगा, क के बाद ख आता है। च के बाद झ तो नहीं आता होगा, छ आता है, तब ना। यानी ये व्यवस्थित हो गया। जैसे च के बाद छ आ गया, च छ ज झ। तो ये एक प्रकार से क्रम है। इस पूरे क्रम को अगर लिखेंगे सुंदर से, और उस पूरे व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, उस व्यवस्था समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्ण केवल सिंगल को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण। जैसे अ लिख दिया तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। मैंने क लिख दिया, ये क्या हो गया? वर्ण हो गया, है ना। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना। चलिए, अब बात को सुनिएगा। हिंदी में अब ध्यान रखेंगे, हिंदी में वर्णमाला जो है ना, हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वह कितना है? 44 गो है ना। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे बना करके मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हिंदी में, है ना, हिंदी वर्णमाला में क्या बोलेंगे? हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। 44 वर्ण होते हैं। अच्छा, 44 वर्ण है, तो उसमें से देखिए, पहला तो आप जानते हैं स्वर होगा। ध्यान देना, मैं बात को बता रहा हूँ। स्वर के गो 11 गो। फिर उसके बाद आएगा बाबू व्यंजन, और ध्यान रखिएगा व्यंजन कई गो? 33 गो। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में ऐसे मोटा मोटी देखा जाए तो 44 वर्ण होते हैं, जिसमें से स्वर 11 गो, व्यंजन 33 गो। ये मोटा मोटी है। लेकिन अब जो नोट वाला बात बताएंगे उसको ध्यान देना।
अब नोट वाला बात जो बताएंगे उसको सुनिएगा, एकदम नोट है, एकदम नोट हाईलाइट करके दिखेंगे, है ना, हाईलाइट करके एकदम हम लिखेंगे बाबू नोट। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट, नोट वाला बात लिखेंगे, है ना। दो रूप में हम लोग बात करेंगे, दो रूप में। यहाँ बात करेंगे मानक हिंदी वर्णमाला। क्या बात करेंगे? मानक हिंदी वर्णमाला में पहला नोट है मानक हिंदी, मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला में, है ना, मानक हिंदी वर्णमाला हिंदी में उच्चारण के आधार पे, किसके बाबू? उच्चारण, मतलब हम बोलते हैं जैसे क, ख, ग, है ना, उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे 45 गो वर्ण होता है। क्या गो वर्ण होता है? 45 वर्ण होता है। कितने वर्ण है? 45 वर्ण। अब ध्यान देंगे इस 45 वर्ण में से, याद रखना किसके आधार पे? अगर आपके सवाल में कहेगा कि उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बड़े आराम से उत्तर दीजिएगा बाबू, उच्चारण के आधार पे कुल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछे, आप कितना बोलिएगा? 45, है ना। उसी में से 45 में से जहां पे आपको याद रखना है कि 10 गो क्या होता है? स्वर, है ना, 10 गो स्वर, और याद रखिएगा 35 गो व्यंजन, उच्चारण के आधार पे, ठीक ना, उच्चारण के आधार पे। मैं कुछ सवाल भी कराऊंगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बस ये ध्यान रखिएगा उच्चारण के आधार। कुल वाला यहाँ पे केवल याद रखना है कुल, यहाँ से बंटवारा करके नहीं आता है। उच्चारण के आधार पर, है ना, कुल वर्णों की संख्या 45 है ना, 45। एवं लेखन यानी लिखने के आधार पे, है ना, याद रखिएगा लेखन, लेखन के आधार पे मतलब लिखने, लिखित के आधार पे, लेखन के आधार पर, आधार पर के होता है? 52 गो वर्ण होता है। टोटल के होता है? 52 गो वर्ण होता है। अब इस 52 गो में से याद रखिएगा 13 गो स्वर माना जाता है, माना जाता है, हम ये नहीं बोल रहे कि है, माना जाता है ना। 13 गो स्वर, 35 गो व्यंजन, और 4 गो यहाँ पे क्या होगा? संयुक्त। ऐसे तो व्यंजन में आएगा, लेकिन इसको लिख दो संयुक्त व्यंजन, ब्रैकेट बंद। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि लेखन के आधार पे टोटल कितने वर्णों की संख्या है, तो आप बड़े आराम से उत्तर दीजिएगा कि सर टोटल के गो है, तो टोटल है, हाइलाइटर है जी, टोटल के गो है, नहीं बढ़िया हाईलाइट कर रहा है ना, के गो है तो 52 गो है, नहीं बढ़िया से चल रहा है, ठीक, हाइलाइटर बढ़िया नहीं काम कर रहा है, छोड़ो। हाँ, के गो है बाबू? तो 52 गो। अगर आपसे पूछेगा कि कुल हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो 52 गो। आप कितना बोलिएगा? 52 गो। हिंदी वर्णमाला में कुल के गो? 52 गो। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा स्वर के गो, तो यहाँ पर मैंने डिवाइड करके 11 गो और 33 गो, वैसे 44 गो भी रहेगा ऑप्शन में, लेकिन मारना कितना है? 52 गो, स्टैंडर्ड वाला, लेखन के आधार पे हम लोग मारते हैं, है ना। वैसे अगर यहाँ से देखा जाए तो ये पुराने वाले हैं, है ना, लेकिन लेखन के आधार पे हमेशा जब भी आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो लेखन के आधार पे मारिएगा। अगर 52 ऑप्शन में न है, 52 में ऑप्शन नहीं है, और कह दे, आपसे सवाल कहे कि बताइए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, समझिए सवाल को, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण, तो हमारा प्राइमरी आंसर क्या होगा? 52। अगर 52 आंसर नहीं रहा, तब हम लोग 44 की ओर बढ़ेंगे, तब हम लोग 44 की ओर बढ़ेंगे, लेकिन प्राइमरी हमारा आंसर क्या देना है? 52 को। प्राइमरी आंसर क्या देना है? 52 को। इसके बाद अब हम चलेंगे वर्णों के प्रकार। क्या होगा हमारा हेडिंग? हमारा हेडिंग होगा बाबू वर्णों के प्रकार, है ना, यहां लिखेंगे वर्ण के प्रकार। तो जैसा डिजाइन बना है, क्योंकि हम ही डिजाइन बना है, तो हमको पता है कि हमको कैसे डिजाइन बनाने आता है कि नहीं। ये लो, वर्णों के प्रकार के गो होगा बाबू, ध्यान रखिएगा, 2 गो, के गो? 2 गो, है ना, के गो? 2 गो। पहिलका के नाम होगा स्वर वर्ण, है ना, स्वर वर्ण। दूसरा के नाम होगा व्यंजन वर्ण,
दूसरा का नाम क्या होगा? व्यंजन वर्ण। अगर आपसे पूछेगा व्यंजन वर्ण की संख्या के गो है, तो आप बड़े आराम से लगाइएगा के गो? 33 गो। के गो? 33 गो। अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे स्वर वर्ण की संख्या के गो है, तो संख्या अगर पूछता हम बताएंगे बाबू के गो? 11 गो, है ना, ध्यान रखेंगे। अब आइए, अब बारी बारी से हम लोग सीखते हैं, है ना, सीखते हैं किसको? स्वर वर्ण को, है ना। लंबा क्लास होगा, मैं पहले ही बोल दिया हूं। बस आप लोग मुझे कमेंट में इतना बताते रहिएगा कि सर क्लास कैसा लग रहा है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, स्वर वर्ण, है ना। पहला टॉपिक स्वर्ण वर्ण। ये स्वर्ण वर्ण ही हमको लगता है कि 25 से 30 मिनट चलेगा, स्वर्ण वर्ण, है ना। चलिए आइए स्वर वर्ण के बारे में बात करते हैं कि स्वर वर्ण क्या कहलाता है, किसको कहते हैं। तो कहता है कि वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, या स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र से अर्थात बिना, है ना, व्यवधान से होता है ना। इनकी संख्या कितनी है? 11। ठीक है, चलिए 1 नंबर गुरुजी, एकदम प्रॉपर समझ में आएगा, एकदम लिख लिख के नोट्स भी आप लोग बनाते चलिएगा। चलिए यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि स्वर उन वर्ण, है ना, स्वर उन वर्णों को कहते हैं। परिभाषा देख रहे हैं कितना आसान है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण, है ना, जिनका उच्चारण बाबू, जिनका उच्चारण ध्यान रखेंगे, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से या बिना व्यवधान से, है ना, बिना व्यवधान के, व्यवधान मतलब रुकावट, है ना, रुकावट बिना व्यवधान से होता है। बस इतना बात लिखेंगे। अच्छा, इनकी संख्या क्या है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इनकी संख्या कितनी है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या कितना है बाबू? 11 है। हम लिखेंगे इनकी संख्या 11 है। अच्छा, आपसे पूछेगा इनके मात्राओं की संख्या कितना है? इनके मात्राओं की संख्या 10 है। याद रखिएगा बात। जैसे अ का नहीं होता, जैसे आ का मात्रा क्या होता है? एगो पाई दे देते हैं ना। जैसे ई का मात्रा क्या है? इधर से देते हैं। दीर्घ का मात्रा क्या है? इधर से उड़ा देते हैं। तो इस तरह का सिंबल, इस तरह की मात्रा, है ना, कितनी होती है? 10 गो। ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं कहूँ कि कौन कौन सा होगा, यथा लिखेंगे और इसके अंदर देखिएगा अ होगा, आ होगा, है ना, ई होगा, दीर्घी होगा, उ होगा, दीर्घु होगा, ए होगा, ऐ होगा, ओ होगा, औ होगा। अच्छा, री कहीं छूट गया ना हमारा। अच्छा, ऐ के बाद क्या होता है? री होता है। ऐसा करते हैं कि इसको पीछे कर लेते हैं ना, जगह तो हमारे पास प्रॉपर है। यहीं पे हमको री छूट गया, हमको एहसास हो गया कि हमने री छोड़ा है। अब गिनिए तो क्या हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर अन और अह भी तो होगा। नहीं गुरुजी, ये अन और अह स्वर में नहीं माना जाता है, इसीलिए इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। अब ध्यान रखेंगे, हम उसी बात को आपको हम बता देते हैं ना, नोट में करके हम आपको यहाँ पे बता देते हैं इसी को कि अन और अह हमारा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे नोट लिखेंगे, उसी बात को हम यहाँ पे दर्शा देते हैं आपके सामने। अन्न को क्या कहेंगे? अनुस्वार, है ना। अन्न को क्या कहेंगे? अनुस्वार। यहाँ पे पॉइंट रहेगा अनुस्वार। अनुस्वार, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अन्न, है ना, इस तरीके का, है ना। अनुस्वार एवं विसर्ग, इसको क्या कहेंगे? विसर्ग। अह बोलते हैं ना, अह, उसी को विसर्ग बोलते हैं ना। जैसे ये हो गया अन्न अह, है ना, विसर्ग हो गया। ये बोलेंगे अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोग्य वाह, अयोग्य होता है बाबू, अयोग्य वाह कहा जाता है, अयोग्य वाह कहा जाता है। ये स्वर्ण वर्ण नहीं माने जाते हैं, ये स्वर वर्ण नहीं
माने जाते हैं, स्वर्ण वर्ण नहीं माने जाते हैं, ठीक ना, यही बात है। तो याद रखिएगा, तो कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। क्लियर है बात, एकदम पूरा फैक्ट के साथ हम बात करेंगे चीजों को, ताकि अगर मान लिया जाए एग्जाम में सवाल आए तो आपसे छूटे ना। एक होता है दोस्तों आगत स्वर, क्या होता है उसको आगत स्वर कहते हैं। तो यहीं पे हम एक बात लिख देते हैं, चंद्रबिंदु वाला नहीं देखे हैं, यहीं पे हम लिख देना चाहते हैं आप लोगों के लिए, है ना, यहीं पे लिख लीजिए अपने कॉपी में, आगत स्वर। तो आगत स्वर के नाम से कौन जाना जाएगा, तो याद रखिएगा आ करके या ऊपर में चंद्रबिंदु चांद जैसा बना होता है, औ, इसको क्या पढ़ते हैं, औ पढ़ते हैं, औ। तो ये इसको कौन सा स्वर कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। एक्चुअली में स्वर वर्ण नहीं आता है, लेकिन इसका नाम ही आगत स्वर, स्वर का मतलब बोलना, उच्चारण करना, है ना, तो ये आगत स्वर के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रॉपर स्वर वर्ण। अब चलेंगे स्वर वर्ण के प्रकार की ओर, है ना, तो हम हेडिंग डालेंगे स्वर वर्ण के प्रकार। तो हमारा हेडिंग होगा स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण के प्रकार। है कि नहीं, चलिए अच्छा ध्यान देंगे। स्वर्ण वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण के प्रकार क्या है, स्वर वर्ण के प्रकार देखे जाए तो मोटा मोटी तो इसके दो गो होते हैं, मुख्य रूप से इसके दो प्रकार होते हैं, उच्चारण के आधार पे। किस आधार पे बाबू, तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं किस आधार पे, तो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं किस आधार पे, उच्चारण के आधार पे लिखेंगे, उच्चारण काल, उच्चारण समय के आधार पे, उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पे ये दो प्रकार के। पहला जिसको हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ये पहला नंबर पे है। अच्छा दूसरा नंबर पे जिसको हम लोग जानते हैं उसको जानते हैं दीर्घ स्वर, इसको क्या जानते हैं, दीर्घ स्वर। नाम से ही क्लियर है ना, एगो छोटा होगा, ह्रस्व का मतलब क्या होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब क्या होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है बड़ा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, बाबू एकदम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे कि ताकि आप लोग दोस्तों है ना चीजों को समझ सके, है ना, चीजों को है ना अपने अंदर डाल सके। अच्छा अब एक और आ जाता है यहीं पे, है ना, ऐसे इसका प्रकार में नहीं गिनती होता है, क्योंकि इसके मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अच्छा अब इस बात को आप चाहें तो पूरा रूप से लिखेंगे, है ना, नोट्स में पूरा रूप से, लेकिन मैं यहीं पे छोटा छोटा करके, क्योंकि मेरे पास जगह है तो मैं लिख देता हूँ। ह्रस्व स्वर कहता है कि जिसके उच्चारण में, है ना, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। अच्छा इनकी संख्या कौन सा, जैसे देखिएगा यथा लिख देते हैं, जैसे यथा में कौन है, अ ई उ, यानी इनकी संख्या क्या हुआ है, 3 गो है, इनकी संख्या क्या गो है, 3 गो है। अगर आपसे पूछे कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं तो 3 गो, अ ई उ। अच्छा दीर्घ स्वर, तो यहाँ पे बोलेंगे जिसके उच्चारण में, है ना, क्या बोलेंगे, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता हो, 2 मात्रा का समय लगता हो, 2 मात्रा का समय लगता हो, या ह्रस्व, ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से, है ना, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो, अधिक समय, अधिक समय लगता हो, लगता हो, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, तो उसे दीर्घ, दीर्घ स्वर, स्वर वर्ण कहते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है।
अच्छा इनमें कितनी संख्या है, तो जगह तो नहीं है, ऊपर में लिखते हैं, जैसे देखो यथा करके लिख देते हैं, है ना, यथा। जैसे आ, ई, सॉरी दीर्घी, दीर्घु, री, है ना, ये सब क्या है ना, री, री, री हमारा इसमें नहीं होगा, री नहीं होगा, री जल्दी बुला जा रहा है ना। ऊ हो जाएगा, दीर्घु हो जाएगा, दीर्घु हो गया। फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे ए, ऐ, ओ, औ, है ना। तो इनमें के एगो दूगो चार आ तीन सात गो, इधर के गो सात गो, इधर के गो तीन गो, है ना। अच्छा प्लुत स्वर, है ना, प्लुत स्वर क्या कहेगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ से ब्रैकेट बना देना चाहता हूँ ताकि सारा हौच पौच मिक्स ना हो, है ना। तो जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता हो, इसमें क्या होगा, दीर्घ स्वर के, दीर्घ स्वर के उच्चारण, उच्चारण से अधिक समय लगता हो, अधिक समय लगता हो। जैसे आप बोलते हैं ना राम, ओम, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा लंबा समय तक खींचा जाता है। जैसे हो जाएगा ओम, है ना, राम। अब देखिएगा हनुमान जी बहुत लंबा लेकर के राम को बोलते हैं, है ना, बहुत लंबा खींच खींच के लेके चलते हैं राम, ठीक है। चलिए क्लियर है बात। तो ये तो स्वर वर्ण के बारे में बात रही, है ना, ये तो प्रॉपर हमने स्वर वर्ण की बात रही। अब एक सवाल अक्सर आता रहता है कि स्वर्ण वर्ण का, जैसे अ का उच्चारण स्थान क्या है ना, अक्सर ये सवाल आते रहता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। अब ये उच्चारण स्थान क्या क्या है, जरा इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा उच्चारण स्थान में सबसे पहला हम बात करते हैं क्या, ओ और आ का, ओ और आ का। तो बोल रहे थे कि ना, ओ आ, कंठ पे जोर पड़ रहा है, ओ आ, कंठ पे जोर पड़ रहा है, यानी ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होगा, कंठ। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंठस्य, कंठस्य, ठीक है। अच्छा उच्चारण स्थान केवल याद रखिए ना, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ है। इसके बाद अ आ हो गया, ई और दीर्घी, है ना, ई और दीर्घी। आप बोले ई और दीर्घी, तब क्या होगा, ये तालु शब्द से, तालु जो है ना, जो तालु हमारे शरीर में है वहां से उच्चारण निकलता है। कहां से, तालु से निकलता है। कहां से, तालु से। इसके बाद क्या आता है, ऊ आ दीर्घु। अगला क्या है, ऊ और दीर्घु। इनका उच्चारण स्थान याद रखिए, ऊ, देखिए ना, ऊ बोलिए ओठ हिलेगा, ऊ बोलिए ओठ हिलेगा। दीर्घु आप ई बोलिए, ई, बिना ओठ हिलाए भी ई बोला जा सकता है, लेकिन तालु का इस्तेमाल होगा। ऊपर में जो होता है ना, ऊपर में मुड़ी के अंदर जो ऊपर में होता है ना, उसको तालु कहते हैं। बिना ओठ हिलाए भी हम बोल सकते हैं अ, ई, है ना, लेकिन आप ऊ या दीर्घु बोल दीजिए बिना ओठ हिला, ओ नहीं बोल पाएंगे, ओ बोल देंगे, है ना, यानी अ का उच्चारण होगा। तो इसमें कौन सा ज्यादा जोर पड़ रहा है, ऐसे हर एक जगह पे जोर पड़ रहा है, लेकिन ओठ का इसमें ज्यादा प्रभाव है, इसलिए ओठ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा ए और ए, ए और ए, तो जब ए और ए का उच्चारण करते हैं तो दो जगह ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ए और ए का जब हम उच्चारण करते हैं तो दो जगह, एगो कंठ और एगो तालु। याद रखिएगा ए और ए का इस्तेमाल जब भी उच्चारण करते हैं तो कंठ के साथ साथ तालु, यानी इन दोनों का मिक्सचर होगा, यानी इन दोनों का मिक्सचर होगा। इसी के साथ साथ ओ और औ, ओ और औ। तो ये देखिएगा, ओ बोलिए औ बोलिए, तो देखेंगे तो यहाँ पे ये कंठ का भी यूज हो रहा है और साथ ही साथ ओष्ठ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ओठ जिसको कहते हैं, लिप्स, लिप्स। क्लियर है बात। ये प्रॉपर उच्चारण स्थान किसका हो गया, ये उच्चारण स्थान हो गया हमारा स्वर वर्ण का। इसी तरीके से हम उच्चारण स्थान को जानेंगे व्यंजन में, तो व्यंजन को भी सीखना पड़ेगा।
तो प्रॉपर क्लास है ना। मैंने कहा ना कि 25 से 30 मिनट केवल और केवल हमारा स्वर ले लेगा, है ना, केवल और केवल हमारा स्वर ले लेगा। अभी स्वर खत्म नहीं हुआ है, अभी स्वर हमारा खत्म नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि स्वर खत्म हो गया है तो आप बुआ वाला पढ़ाई कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डीपली अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से नोट बात, नोट में हम सारी बातों को मेंशन करा रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। स्वर के अंदर, स्वर के अंदर देखिएगा एक घोष होता है, एक अघोष होता है ना। घोषत्व के आधार पे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। घोषत्व के आधार पे, घोषत्व, घोषत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घोषत्व, है ना। क्या बोलते हैं, देखिए घो स अदत व। घोषत्व के आधार पे स्वर्ण वर्ण या कोई भी वर्ण, है ना, घोषत्व के आधार पे वर्ण की ही बात करें, वर्ण दो प्रकार के, एक सघोष और एक को अघोष। घोषत्व के आधार पे के गो, एगो सघोष कहते हैं, इसी का दूसरा नाम घोष भी कह देता है लोग, कुछ कुछ कुछ, है ना। यही हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, अघोष, है ना। यानी घोषत्व के आधार पे वर्ण जो है वह दो प्रकार के, सघोष और एक अघोष। तो जैसे जैसे, क्योंकि वर्ण स्वर वर्ण है तो स्वर वर्ण में भी सघोष होगा और अघोष होगा, एकदम होगा। तो आप लोग इतना बात याद रखिएगा, घोषत्व के आधार पे जितना भी आपने वर्ण पढ़ा, अ आ ई, है ना, उ, है ना, ए ओ औ, है ना, जो भी वर्ण पढ़ा, एक री पढ़ा, ये सब के सब क्या है बाबू, ये सब के सब याद रखिएगा सघोष है। कैसा वर्ण है, सघोष वर्ण है। वही बात मैं लिखूंगा, घोषत्व के आधार पर सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण क्या है बाबू, सघोष वर्ण है। कैसा वर्ण है, सघोष वर्ण है। कैसा वर्ण है, सघोष वर्ण है, सघोष वर्ण है। जहां, है ना, सघोष वर्ण है जहां, जहां घोष का अर्थ, घोषत्व है ना, जहां घोष का अर्थ, घोष का अर्थ क्या होता है, तो घोष का अर्थ होता है, घोष का, जहां घोष का अर्थ है, अर्थ है स्वर तंत्रियाओं से, है ना, स्वर तंत्रियों से, है ना, सॉरी, स्वर तंत्रियों में स्वर, जहां से स्वर निकलता है ना, जो भी स्वर, जैसे कि कंठ हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, सब क्या है, स्वर तंत्रिया, है ना, स्वर तंत्र है, स्वर तंत्र, है ना। क्योंकि इन्हीं सब को मिल करके हमारा क्या होता है, श्वास का कंपन। आप देखिए जब भी कोई भी चीज बोलिएगा तो सांस आपका, है ना, सांस से क्या होता है, हमारा कंठ कंपन करता है, ठीक है, कंपन। क्लियर बात। अब इसी तरीके से बाबू आता है प्राण के आधार पे, प्रणत्व, है ना, वही बोलेंगे प्राण के आधार पे। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण, दो प्रकार के वर्ण। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दो प्रकार के वर्ण, एक सघोष, एक अघोष। तो यहाँ पे जितना भी वर्ण है सबके सब कैसा है, सघोष है। जितना भी स्वर वर्ण है सबके सब कैसा है, सबके सब कैसा है, सघोष है। याद रखेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अच्छा, प्राणत्व के आधार पे, प्राणत्व, प्राणत्व के आधार पे बाबू, प्राणत्व के आधार पे अब सवाल ये है कि सभी वर्ण, जितना भी वर्ण है वो कैसा है, अल्प प्राण है या महाप्राण है। दो प्रकार के होते हैं प्राणत्व के आधार पे वर्ण, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। घोषत्व के आधार पे वर्ण दो प्रकार के, एक सघोष और एक अघोष। अच्छा, उसी तरीके से प्रणत्व के आधार पे वर्ण दो प्रकार के, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। अब बात आती है कि सब जितना है वो क्या है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है, या कुछ अल्प प्राण है या कुछ महाप्राण है। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग कि इस प्राणत्व के आधार पे सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब होता है कि जब हम इनको उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा वायु बाहर निकलना, थोड़ा सा, पूरा नहीं। अल्प मतलब थोड़ा, प्राण का मतलब होता है वायु यानी हवा, ठीक है, अर्थ। तो वहां पे लिखवा दूंगा प्राण का मतलब क्या होता है, सभी, सभी स्वर कैसा है बाबू, सभी स्वर, सभी स्वर वर्ण अल्प प्राण, है ना, अल्प प्राण वर्ण है। जहां, जहां बाबू रे प्राण का अर्थ, प्राण का अर्थ है, प्राण का अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे बाबू रे, प्राण का अर्थ है हवा, वायु, ठीक है, हवा या वायु। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। अब जाकर के ये प्रॉपर रूप से हम लोगों ने स्वर वर्ण को खत्म किया है, ठीक है। तो शुरू कहां से किया था बाबू,
भाषा से हमने शुरू किया था कुछ। अब जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उस विभाग पे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। फटाफट आप कमेंट में एक्टिव हो जाइए आप उत्तर देने के लिए। अच्छा मैं पूछूं भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? फटाफट सभी लोग मुझे उत्तर बताएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं बाबू? मुझे उत्तर बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो आपके सामने उत्तर आएगा सर सबसे छोटी बोल रहे हैं तो वर्ण या ध्वनि। अगर आप केवल छोटी इकाई बोलते तो हम वाक्य बोलते। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा अगला सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, अगला सवाल मैं पूछूं आपसे, है ना, अगला सवाल मैं आपसे पूछूं कि किसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं? किसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं? तो आपका उत्तर आना चाहिए सर, आपका उत्तर आना चाहिए बाबू कि किसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं? तो वह है वर्ण के। किसके? वर्ण के। अच्छा वर्ण को ही दूसरा रूप में हम ध्वनि कहते हैं, ध्वनि को है ना कथित रूप कहते हैं, वर्ण को लिखित रूप कहते हैं, है ना। अच्छा वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, है ना, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक ना। अच्छा मैं आपसे सवाल कहूं कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहला उत्तर आना चाहिए था आपको वर्णमाला में, है ना, कुल वर्णों की संख्या 52 यानी 52 गो है। कितना है? 52 गो है। कितना है? 52 गो है। अगर मैं बोलूं कि अगर 52 ऑप्शन में न रहे तब आपको बनाना है कितना? 44 गो, है ना। लेकिन फिलहाल आपको क्या याद रखना है? 52 गो। कितना याद रखना है? 52 गो। कुल कितने हैं? 52। अच्छा मैं पूछूं कि बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर आना चाहिए बाबू कि सर 11 गो। के गो? 11 गो। अगर मैं पूछूं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में, इसके पीछे मत जाइएगा, है ना, 45 35, तो यहाँ भी 35, उसको छोड़ दीजिए। हिंदी वर्णमाला में 33 गो। के गो? 33 गो। के गो? 33 गो। ठीक है ना। जिसमें 33 गो में से कौन कौन सा शामिल है? जैसे ही आप पढ़िएगा चीजों को आप धीरे धीरे आप सीखते चलिएगा, है ना, चीजों को आप धीरे धीरे सीखते चलिएगा। ठीक है ना। चलिए अच्छा मैं पूछ रहा हूं कि स्वर वर्ण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण में मात्राओं की संख्या, क्योंकि टोटल के गो 11 गो, जिसमें से अ का कोई मात्रक नहीं होता है। अ का कोई मात्रक होता है? नहीं, यानी बाकी सब का मात्रक, यानी कि 11 गो में से 1 गो का मात्रक नहीं है, यानी बाकी 10 गो का मात्रक है। यानी आप उत्तर क्या बताएंगे बाबू? 10। इसका उत्तर क्या होगा? 10। यानी अगर मैं पूछूं कि स्वर्ण वर्ण के मात्राओं की संख्या कितनी है, मात्रा सिंबल जिसको कहते हैं, तो उसका कितना हो जाएगा? 10, है ना। कितना हो जाएगा? 10, है ना। अच्छा क्या अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग स्वर वर्ण में रखते हैं? तो नहीं, स्वर वर्ण में हम लोग नहीं रखते। ये कैसा वर्ण है? अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग कैसा वर्ण कहते हैं? तो यह एक प्रकार का अयोग्य वाह कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अयोग्य वाह, मतलब योग्य नहीं है ना, अयोग्य वाह कहा जाता है ना, अयोग वाह, है ना, अयोग वाह। क्या पढ़ेंगे? अयोग वाह। ठीक है। अच्छा आगत स्वर में औ, आगत स्वर कौन सा होगा? औ होगा, औ बोलते हैं इसको, है ना। चलिए अब हमने सीखा कि स्वर वर्ण के प्रकार किसके आधार पे? तो उच्चारण समय के आधार पे, यानी उच्चारण करने में जो समय लगता है उसके आधार पे। तो उसके आधार पे मुख्य रूप से तो 2 गो होता है, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कहता है कि जिसके उच्चारण में एक मात्र का समय लगता है, एक मात्र या एक मात्रा का समय, बोलिए, एक मात्र या एक मात्रा का समय लगता है, यानी 1 सेकंड इसको कह सकते हैं, उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे अ ई उ। अच्छा इसी में अगर दुगना समय लगता है, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता हो या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो, तो उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जहां पे हमारा आ जाएगा आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या आ जाएगा हमारा? ये सब आ जाएगा हमारा दीर्घ स्वर। अच्छा प्लुत स्वर, तो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगा, दीर्घ है ना, जिस वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी दुगना समय लगे तो उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम, है ना, ये बात है। चलिए आगे बात करते हैं। सर का एक्टिवेट मोड ऑन हो गया है। कौन सा एक्टिवेट मोड होता है भाई कि बटन दाबे और एक्टिव हो गए? ये कौन सा मतलब है? अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे है उच्चारण स्थान। यहाँ पे है ना उच्चारण स्थान पे क्या इस तरीके से कोई वर्ण पढ़ाया आप लोगों को? क्या इस तरीके से आप कभी वर्ण पढ़े इतना डिजाइन में?
अगर नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, लाइक कर देना, सेशन को लाइक कर देना। बताओ, मैं पूछूंगा बाबू, ओ या आ का उच्चारण स्थान, अगर अ पूछे चाहे आ पूछे, दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? कंठ होगा, है ना। अगर आपसे मैं पूछूं ई आ दीर्घ ई का, देख के ही बताओ, लेकिन बताओ ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान, तो आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? तालु बोलिएगा। अच्छा, मैं पूछूं ऊ और दीर्घ ऊ का, क्या बोलिएगा? ओष्ठ बोलिएगा। अब वही अगर मैं ए और ऐ पूछूं तो कंठ और तालु दोनों बोलिएगा। अच्छा, इसके बाद मैं ओ और औ बोलूं तो कंठ और ओष्ठ बोलिएगा, है कि नहीं। घोषत्व के आधार पे सभी जितने स्वर हैं, जो भी स्वर हैं, वो कैसा है? सघोष है। जैसे अ आ कैसे वर्ण है? तो सघोष वर्ण है। अ हो जाए, आ हो जाए, ई हो जाए, दीर्घी हो जाए, ऊ हो जाए, दीर्घ हो जाए, ओ हो जाए, औ हो जाए, ए हो जाए, ऐ हो जाए, सब के सब क्या? सघोष है। अच्छा, प्राणत्व के आधार पे सभी के सभी स्वर वर्ण कैसे हैं? तो अल्प प्राण वर्ण है ना। प्राण का जहाँ अर्थ क्या होता है? वायु, ठीक है। जहाँ से कम हवा, जैसे अ बोलिएगा तो कम हवा निकलेगा, वही क बोलेंगे तो ज्यादा हवा निकले। चलिए, अब हम लोग एंट्री करते हैं व्यंजन वर्ण में, है ना। अब हम लोग एंट्री करते हैं व्यंजन वर्ण में, है ना। व्यंजन वर्ण में क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? आइए, व्यंजन वर्ण क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। हेडिंग डालिए बाबू, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। देखना बाबू, अब व्यंजन वर्ण को बहुत अच्छे से डिटेल से सुनो बात को, है ना। तो व्यंजन वर्ण वे वर्ण है ना, व्यंजन वे वर्ण है जिनके उच्चारण में, है ना, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या स्वरों की सहायता से होती है ना, है ना। तो आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका परिभाषा? तो व्यंजन वे वर्ण है ना, लिखेंगे व्यंजन वे वर्ण है, व्यंजन सॉरी व्यंजन वे वर्ण है, व्यंजन वे वर्ण है जो जो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। सिंपल भाषा हम लेके चल रहे हैं, कोई डिफिकल्ट भाषा का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, लगे हाथ लिखेंगे इनकी संख्या, है ना। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। इनका कोई मात्रक उतरक नहीं होता, है ना। इनमें कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक जो होता है वो हमारा स्वर वर्ण में होता है, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है? इतनी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहीं पे अब हम आ जाते हैं प्रकार में। इसके प्रकार में तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार, या व्यंजन वर्ण बोल सकते हैं। व्यंजन वर्ण के प्रकार बोलिए चाहे व्यंजन वर्ण बोलिए, ठीक है। अच्छा, व्यंजन वर्ण जो होगा देखिएगा तो पॉइंट टू पॉइंट 3 होगा। एक स्पर्श व्यंजन कहलाता है ना। प्रकार बोलिए चाहे आप उसको व्यंजन वर्ण बोलिए। एगो स्पर्श व्यंजन होगा, एगो अंतःस्थ व्यंजन होगा, अंतःस्थ व्यंजन होगा। अच्छा, तीसरा आप ध्यान रखिएगा, उष्म व्यंजन होगा, उष्म व्यंजन, ठीक है। अच्छा, इसी में आ जाता है संयुक्त व्यंजन भी, ऐसे इसी में रखते हैं क्योंकि व्यंजन है इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली में ये 33 गो में इतना ही आता है, आप ध्यान दीजिएगा, तो 33 गो में इतना ही आ जाएगा, 33 गो में इतना ही आएगा। संयुक्त व्यंजन को अलग से कर लेंगे, है ना, संयुक्त व्यंजन को अलग से कर लेंगे। आइए, सबसे पहला हम लोग स्पर्श व्यंजन को समझते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सा आएगा देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम डालते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब कोई विशेष बात नहीं, स्पर्श व्यंजन मतलब कोई विशेष बात नहीं। जैसे मैं बोल दिया क वर्ग, क का जितना वर्ग होगा सब, जैसे देखना क, ख, ग, घ, और ये क्या होगा? अंगा, ठीक ना। अच्छा, क वर्ग हो गया, देखो क ख लिखे के नौबत आ गया हमको, है ना। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। अच्छा, इनका उच्चारण साल लगे हाथ लिख लीजिए कंठ से, यानी इनको वहाँ डायग्राम बना के बताएंगे या, लेकिन यहाँ पे भी लिखते चलेंगे कंठ से, है ना, तालु से,
तालु से कि मूर्धा से जी? तालु से कि मूर्धा से? तालु से। अगला होगा मूर्धा से। टवर्ग मतलब मूर्धा, है ना? टवर्ग, तो टवर्ग में ट से वाला जितना होगा ट, ठ, ड, ध, और ये टवर्गी न, और ये कौन सा बोला जाता है? ये मूर्धा से। मूर्धा, मूर्धा, है ना? मूर्धा सही लिखे थे, मूर्धा से। फोटो जब दिखाएंगे ना आपको फोटो, तो उसमें क्लियर हो जाएगा मूर्धा क्या है। टवर्ग के बाद आएगा तवर्ग। टवर्ग और तवर्ग अलग अलग चीज है। त, थ, द, ध, और हमारा हो जाएगा न। अच्छा, अगर पहला वर्ण होगा तो ध्यान देंगे, तो इसको हम लोग फर्स्ट वर्ण कह रहे हैं, इसको सेकंड वर्ण कह रहे हैं, इसको थर्ड कह रहे हैं, इसको फोर्थ कह रहे हैं, और इसको फिफ्थ वर्ण कह रहे हैं, ठीक ना? चलिए, और इसको हम लोग किस चीज से बोलते हैं? मूर्धा हो गया। मूर्धा के बाद आ जाएगा दंत। दंत यानी दांत से, है ना? दंत यानी दांत से। फिर आता है पवर्ग, है ना? पवर्ग, पवर्ग मतलब प, फ, ब, भ, और ये म। ये हो जाएगा ओष्ठ से। ओष्ठ से, इसीलिए इन सबको, है ना, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसको दंत वर्ण कहते हैं, इसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, इसको तालव्य कहते हैं, इसको कंठ कहते हैं। तो ये प्रॉपर स्पर्श व्यंजन, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन। इतना ही। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होगी? 25। कितनी होगी? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 25। देख लीजिए, 25, 1 2 3 4 5, प्रत्येक में 5 गो है, तो 5 5 25 गो, 5 5 25 गो। ये था स्पर्श व्यंजन। अब आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन सुनिए, है ना? अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में 4 5 गो आता है। देखिए कौन कौन सा है? यर लब, य, र, ल, व, है ना? यही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। ध्यान देंगे, तो जब इसके बारे में चर्चा हो ही गई है, तो यहाँ पे और बातें मेंशन करते हैं। जैसे इन दोनों को हम लोग अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं, है ना? इन दोनों को हम लोग अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको हम लोग लुंठित। जब ल बोलिए ना, तो जिह्वा क्या होगा? लटपटा जाएगा, मतलब गोल घूम जाएगा। जैसे ल, देखिए, ल बोल के देखिए ना, पीछे में जिह्वा हो जाएगा। जिह्वा पीछे जैसे जैसे गोल जैसे सोफा देखे हैं, इस सोफा का एकदम मोटी नियर लपेट देते हैं, उसी तरीके से ल, है ना? फिर व जब बोलिएगा, जैसे व क्या होगा? सॉरी, र, रुक जाइए, हम उल्टा कर दिए हैं। र र र र ल, ल हमारा उठ जाता है, ल हमारा उठ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रासर्विक बोलते हैं। प्रासर्विक। और इसको र को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, ये केवल य होगा, और यहाँ पे वह हमारा कैसा होगा? अर्ध स्वर कहलाएगा। वह हमारा क्या कहलाएगा? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कहा जाता है वह को, है ना? और ये हमारा लुंठित होगा। र बोलिएगा तो जिह्वा जो है ना, जिह्वा जो है ना पीछे में मुड़ जाएगा, लुंठित, है ना? र देखिए ना, तो जिह्वा पीछे में आ जाएगा, पीछे में है ना, पीछे में चल जाएगा, उसी को कहते हैं कि लुंठित, है ना? मतलब लूटने लगता है जीव, है ना? अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग जाते हैं, अंतःस्थ हो गया, उष्म व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। उष्म व्यंजन, है ना? अगला कौन सा बाबू? उष्म व्यंजन, यानी जिसको हम लोग उच्चारण करेंगे और उष्मा निकलेगा। नाम से क्लियर हो रहा है, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन क्या कहता है? जिसके उच्चारण में, है ना, उच्चारण में क्या हो? उष्मा हो, उच्चारण में उष्मा उत्पन्न हो, उष्मा उत्पन्न हो, उच्चारण में क्या हो? उष्मा उत्पन्न हो, उष्ण व्यंजन होगा। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। इसमें कौन कौन सा आएगा? तालव स, मूर्धन स, दंटी स, और हमारा ह। ये सब के सब क्या है? उष्ण व्यंजन कहे जाते हैं। सब के सब क्या है? उष्ण व्यंजन कहे जाते हैं। फिर उसके बाद अब हम जानेंगे बाबू, अब हम जानेंगे इसमें संयुक्त व्यंजन। क्या जानेंगे? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन,
संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 गो है। के गो है? 4 गो है। संख्या के गो है? 4 गो है। अब ये ध्यान देना 4 गो कौन कौन सा? एक तो छ, एक तो त्र, एक तो स्र, एक हमारा ज्ञ। ये आधा त प्लस र का मिक्सचर है, ये आधा क और स का मिक्सचर है ना, आधा क और स का मिक्सचर है। सही है ना जी? कौन सा स होगा? ये वाला स नहीं होगा, ये मूर्धन स होगा। इस तरह का स, प वाला स। स्र में क्या होगा? आधा स, है ना। स्र में क्या होगा कि आधा स होगा और र होगा, तो क्या हो जाएगा? स्र। अच्छा, ज्ञ में याद रखिएगा तो आधा ज होगा और प्लस इया होगा। क्या होगा? इया। छ ज वाला जो इया होता है ना, वही इया। तो ये 4 गो अक्सर ये पूछ देता है, अक्सर आपसे यही पूछेगा कि मिक्सचर किसका है, या पूछेगा कि कितने संयुक्त वर्ण है। तो 4 गो है। कौन कौन सा? क्षत्रिय वाला छ, त्रिशूल वाला त्र, श्रमिक वाला स्र और ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, है ना। ज्ञानी जो है, ज्ञ जो है आधा ज और इय से मिलकर बना है। स्र जो है आधा तालब स और प्लस र से मिलकर बना है। त्र जो है आधा त और र से मिलकर बना है। क्षत्रिय वाला छ जो है वो आधा क और मूर्धन स से मिलकर बना है। ठीक है, मूर्धन सा मतलब ये मूर्धा से बोला जाता होगा। प्रॉपर रूप से हम लोग बात करेंगे उच्चारण स्थान में। तो अब हमारा वही है, अब हमारा हेडिंग वही है, उच्चारण स्थान, है ना। अब हमारा वही है, उच्चारण स्थान। चलिए अब ध्यान देंगे उच्चारण स्थान में, बारी बारी से सीखेंगे। जैसे कवर्ग, है ना, जैसे हमारा क्या गया, पहला आता है कवर्ग। तो पहले हम लोग कवर्ग से शुरू करेंगे। तो जितने भी कवर्ग वाले हैं, है ना, जितने भी कवर्ग वाले हैं सब के सब कहाँ से होगा? कंठ से बोला जाएगा। इसीलिए इनको कंठ शब्द कहते हैं, है ना। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कंठ शब्द बोलते हैं ना। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कंठ। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, दूसरा नंबर पे आता है दोस्त, जितना भी हमारा, है ना, च वर्ग वाला है ना, जितना भी हमारा च वर्ग, जैसे च कहाँ से बोला जाता है? छ कहाँ से? जैसे क वर्ग में क्या आ गया? क कहाँ से? कंठ से। क ख कहाँ से? कंठ से। ग कहाँ से? कंठ से। घ कहाँ से? घंट से। अंग कहाँ से? कंठ से। उसी तरीके से च वर्ग में जितना एलिमेंट पांचों होगा सबका सब कहाँ से? तालब से। इसके साथ साथ याद रखिएगा य और ये तालब स, ये सब भी कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से। कहाँ से? तालु से। और तालु से बोलने के कारण इनको दोस्त हम लोग तालव्य शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सब इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तालव्य शब्द बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा तो इसके बाद अब आता है टवर्ग। क्या आता है? टवर्ग। तो टवर्ग जो है बाबू वह मूर्धा से बोला जाता है ना, मूर्धा से। इसीलिए इनको मूर्धन्य बोलते हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। अच्छा, टवर्ग के अलावा कौन कौन सा है? तो ये मूर्धन स जो है यह भी कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है ना। इसके अलावा टवर्ग के बाद अब क्या सीखे थे? तवर्ग, है ना। तवर्ग जो है बाबू यह दंत से बोला जाता था। दंत यानी दांत से। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग दंत्य बोलते हैं, है ना, दंत्य, है ना, दंत्य। शब्द का नाम क्या है? जैसे तवर्ग, दंत्य। और इसमें दंत मतलब डंटी सा। डंटी सा मतलब देखिएगा तो इसमें एक और सा आएगा, इसका उच्चारण क्या होगा? दांत से। दंती स का, है ना, दंती स का उच्चारण स्थान क्या है? दांत से। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो आएगा वो क्या आएगा? पवर्ग आएगा। अगला क्या आएगा? पवर्ग। क्या आएगा? पवर्ग। अब पवर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो आपको पता है, ओठ से। इसीलिए इसको हम लोग ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इनको हम लोग ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण। अच्छा, पवर्ग के अलावा, पवर्ग के अलावा और तो कोई नहीं है ना। इसके अलावा और सुनिए, अब जो बताने जा रहे हैं उसको सुनते चलिएगा। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्ण, जैसे ह को हम लोग कहाँ से बोलते हैं? ह को हम लोग स्वर यंत्र से बोलते हैं। स्वर यंत्र, है ना, स्वर यंत्र से बोलते हैं। इसके अलावा और क्या बचा है? आप देखो, इसके अलावा देखिए य र ल व लिखे दिए हैं, है ना, र बचा हुआ है। र हो जाएगा, र बचा हुआ ना, क्योंकि य लिख दिए हैं और स भी लिख दिया।
य र, य र, ल, है ना, ल, ल के बाद देखिएगा आप फिर, है ना, इसको हम लोग दंती स भी बोलते हैं कि दांत से बोला जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा, इनका उच्चारण जो होगा, इनका इनका जो ये स का भी उच्चारण स्थान यहीं से हो जाता है, ठीक है। इनको बोलते हैं वत्स्य, वत्सर्य, है ना, वत्सर्य से, कहां से, वत्सर्य से, आधा स होगा यहाँ पे लगा, ठीक ना, वत्सर्य से, ठीक ना, आधा स होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और वर्ण छूट रहा है जिसका नाम है, आप जानते हैं, व, है कि नहीं। अब व का जो उच्चारण स्थान होगा वह ध्यान रखिएगा, ऊपरी दांत और ऊपरी ओठ, है ना, याद रखेंगे, हम लिख देते हैं, ऊपरी दांत एंड ओठ, ओठ, प्लस 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 प्लस, याद रखिएगा, निचला ओठ, निचला ओठ, निचला ओठ, बस इतना। तो ये प्रॉपर, ये हमारा उच्चारण स्थान रहा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं उच्चारण स्थान को। कवर्ग के जितने भी हमारे सामने वर्ण होंगे सब के सब कंठ से बोले जाते हैं। तवर्ग और य और तालब स जो है इसका उच्चारण तालु से किया जाता है। टवर्ग और मूर्धन स मूर्धा से बोला जाता है ना। देखिएगा, तालव्य और दंती स दांत यानी दांत से बोला जाता है। अच्छा, पवर्ग यानी कि ओष्ठ, जिसको ओठ से बोला जाता है। इसके अलावा ह स्वर यंत्र से बोला जाता है। य र, देखो र ल स वत् से बोला जाता है, वत्सर्य, वत्सर्य से। और व को उच्चारण के लिए हम लोग बोल सकते हैं उपरा, है ना, कहाँ कहाँ से बोला जाता है। इसके अलावा है ना, जो भी इंपॉर्टेंट है वो यही 4-5 गो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात आती है कि सर वत्सर्य क्या है ना, वत्सर्य क्या है। तो यहीं पे अगर मैं बता दूं कि वत्सर्य उच्चारण स्थान क्या है, तो मैं देखिएगा यहीं पे लिख देता हूँ वत्सर्य, है ना। वत्सर्य लिखिएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, गलत लिख देगा, सही लिख के हम गलत कर रहे हैं। रुको, इसको मिटा पहले, तालब स का ये हो जाएगा वत्सर्य। चलो सही करो, इसको लिखो। चलो, इसका मतलब होता है दंत मूल। दंत मूल का मतलब दांत के मसूड़ों से, है ना, मसूड़ा, मसूड़ा का उपयोग ज्यादा होगा इसके अंदर, मसूड़ा, मसूड़ा का उपयोग। अच्छा, इसके अलावा स्वर यंत्र की बात कही मैंने, है ना। स्वर यंत्र क्या होगा, तो स्वर यंत्र में बाबू याद रखेंगे, है ना, स्वर यंत्र में याद रखिएगा आप लोग, है ना, क्या होगा, कंठ के भीतर, कंठ के भीतर जितना भी उपकरण है स्वर यंत्र कहलाता है, कंठ के भीतर, कंठ के भीतर। अच्छा, इसके अलावा एक और नोट वाली बात है, एक और नोट वाली बात है, एक और नोट वाली बात है कि लगे हाथ इसको बता ही देते हैं। सब बात ये है बाबू, बात यहाँ पे ये है कि जितना भी हमारा पंचमा अक्षर है, पंचमा अक्षर का मतलब अंग, अंग के बाद क्या होगा, य, अड़, न और म, इन सबको हम लोग नासिका से भी बोलते हैं। नासिका मतलब नाक, है ना, इसको हम लोग नासिका से भी उच्चारण करते हैं, इसको हम लोग नासिका से भी बोलते हैं, है ना। नासिक के वर्ण भी इसको कहा जाता है, इसको नासिक के वर्ण भी कहा जाता है, इसको नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे बाबू, अब आगे बढ़ेंगे तो अब फाइनल आंसर की ओर हम बढ़ रहे हैं, फाइनल क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला था आपको कि करीब करीब 1 से 1.5 घंटा, है ना, या 2 घंटा भी जा सकता है, अपने स्पीड के ऊपर है, क्लास के ऊपर है कि नहीं, क्लास के ऊपर है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हेडिंग होगा कि घोषत्व के आधार पे 2 प्रकार के, है ना, लिखेंगे यहाँ पे। अभी घोष सघोष इसके अंदर बात करेंगे ना। घोषत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार, तो याद रखेंगे बाबू, वर्ण के कितने प्रकार होंगे, 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सघोष, या इसी का नाम है बाबू घोष। सघोष कहिए चाहे इसी का नाम कहिए घोष। अच्छा, इधर आ जाएगा अघोष। अब आपको देखना है, स्वर वर्ण में तो आप सीख लिए थे कि जितना भी सब के सब क्या है स्वर, वो कैसा है, सघोष है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं, सभी स्वर वर्ण कैसे हैं, सघोष हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर व्यंजन में चलेंगे तो व्यंजन में कुछ है सघोष, कुछ नहीं है ना, कुछ सघोष है तो कुछ अघोष है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का, है ना, लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, है ना, पांचवा वर्ण क्या होगा, तो सघोष होगा। जैसे कवर्ग का तो कौन कौन सा होगा, क, ख, ग, घ,
अंगा, है ना। आगे बढ़िएगा, च वर्ग का उसी तरीके से ज, झ, इया, ये सब क्या है, सघोष है। ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ और क्या है, अण, है ना। उसी के साथ त वर्ग का, त वर्ग का देखेंगे तो त वर्ग कहता है बाबू त, थ, द, द, ध और ये न। उसी तरीके से प वर्ग का, प वर्ग कहता है प, फ, ब, भ और क्या है, म, है ना। उसी हो गया ना पांचों का। अच्छा, इसके अलावा और भी वर्ण है, इसके अलावा और भी अंतस्थ में यर, लब, जितना भी हमारा अंतस्थ होगा सब का सब, है ना। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में जैसे य, र, ल, व, ये सब के सब क्या है बाबू, हमारा सघोष है। ये सब के सब क्या है, सघोष है। अच्छा, उष्ण वर्ण में याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा उष्ण वर्ण में हमारा ह भी आ जाएगा। जगह की कमी है तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे, है ना, इधर कर देते हैं, है ना, और यहाँ पर से थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। यहाँ देखिएगा, तो अगला जो है उष्ण वर्ण में, है ना, उष्ण वर्ण में, उष्ण वर्ण में हमारा क्या हो जाए, उष्ण व्यंजन या उष्ण वर्ण में हमारा केवल और केवल ह होगा, जो कि कैसा होगा, सघोष होगा। इसके अलावा आप जितना भी बचा हुआ है सब का सब क्या होगा, हमारा अघोष होगा। यानी कि बोल सकते हैं प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक, प्रत्येक वर्ग का, है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण कैसा होगा, अघोष होगा। अघोष कहने का मतलब देखिए, अब क वर्ग में कौन कौन सा होगा, तो क वर्ग में क, ख पहला और दूसरा, क और ख। उसी तरीके से च वर्ग में च, छ, है ना, च वर्ग में क्या होगा, च और छ। उसी तरीके से च वर्ग के बाद ट वर्ग में कौन कौन सा होगा, ट, ठ, ट, ठ। उसी तरीके से त वर्ग में कौन कौन सा होगा, त वर्ग में कौन कौन सा होगा, त, थ, है ना, त और थ। उसी तरीके से प वर्ग में कौन सा होगा, प और फ। अच्छा, ये तो केवल वर्ग की बात रही। इसके अलावा अच्छा, इसमें से देखिएगा, इसमें देखिएगा उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण में केवल एक ही को लिखे थे ना इधर, उष्ण वर्ण में, बाकी सब तो इधर होगा, यानी अघोष होगा। जैसे तालब स, डंटी स, है ना, मूर्धन स, ये तीनों के तीनों कैसे वर्ण होंगे, अघोष वर्ण कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, अघोष वर्ण कहलाएंगे। अच्छा, यहीं पे आप देखिएगा, यहीं पे एक और वर्ण का नाम बता रहा हूं, उत्क्षिप्त। क्या नाम है, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त वर्ण या इसी को लोग द्विगुण वर्ण कहते हैं, द्विगुण वर्ण कहा जाता है इसी को। कौन सा है, तो अंगा के नीचे ये र बन जाता था और ये ढ पे बिंदु लगा देते थे, तो ये वाला। तो ये कौन सा है, कौन सा वर्ण है बाबू, तो घोषत्व के आधार पे सघोष है। तो ये प्रॉपर हमने व्यंजन और स्वर दोनों को डिवाइड कर दिया इधर। अब प्राणत्व के आधार पे वर्णों के प्रकार देख लेते हैं। क्या बाबू, तो प्राणत्व के आधार पे, तो क्या हेडिंग रहेगा, प्राणत्व के आधार पे क्या रहेगा, प्राणत्व, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार, है ना, चाहे स्वर्ण वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण। अच्छा देखिएगा, तो दो भाग में बांट देते हैं। देखिए, अगर जरूरत होगा कभी कभी बढ़ाने के लिए, तो ए कहते हैं अल्प प्राण, मतलब जहां पे हमको कम हवा निकलता हो, जब हम उच्चारण करेंगे तो कम हवा मुक्त होगा। एक होता है महाप्राण, महाप्राण मतलब जहां पे ज्यादा वायु रिलीज करता हो, जहां पे ज्यादा हवा निकलता हो, है ना। चलिए, तो अल्प प्राण में कौन कौन सा होगा उसको समझना, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। अच्छा, इसके अलावा मैंने बताया था स्वर वर्ण के बारे में बताया था क्या, आइए जरा, वर्ण वाला में क्या बताया था मैंने, वर्ण कैसा है, तो सब के सब वर्ण कैसा है, अल्प प्राण है। तो हम यहाँ पे लिख दें, एक जगह लिखा जाएगा कि सभी स्वर कैसे हैं, अल्प प्राण है। सभी स्वर वर्ण कैसे हैं, सभी स्वर वर्ण कैसे हैं, तो अल्प प्राण है। इसी के बाद हम लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा,
पांचवा वर्ण, है ना। इधर क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का जो बचा कुचा है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा बचा है, दूसरा तीसरा, है ना, दूसरा तीसरा वर्ण। जैसे हम बात करेंगे कवर्ग का, तो कवर्ग में क होगा, इधर भी लिखेंगे कवर्ग में, तो क लिख दिए तो क्या लिखेंगे, ख। तीसरा इधर है तो ग, चौथा इधर, सॉरी चौथा इधर होगा ना, तीसरा तो लिख दिया है, चौथा होगा, है ना। अच्छा इधर चौथा नंबर पे क्या होगा, क ख, ग लिख दिए तो घ, है ना। इधर क्या होगा, अंगा। उसी तरीके से च वर्ग में आइए तो क्या होगा, यहाँ पे पहला लेटर च, यहाँ पे च वर्ग में क्या होगा, तो छ, तो यहाँ पे क्या होगा, ज, यहाँ पे झ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इया। उसी तरीके से ट वर्ग में देखेंगे ट, है ना, ट वर्ग में देखेंगे, त वर्ग में देखेंगे और प वर्ग में देखेंगे, है कि नहीं। तो ट हो गया, ठ, है ना, ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ढ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अड़। उसी तरीके से त वर्ग, है ना, उसी तरीके से प वर्ग। कोई दिक्कत, तो देखिएगा त वर्ग में क्या होगा, त, थ, द, ध, और ये न, प, फ, ब, भ, और ये म। तो यहाँ क्या होगा, त नहीं लेना है, फ, द, ध, हो जाएगा ना। यहाँ पे जैसे प लिख दिए, फ नहीं लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं, फ, ब लिख दिए हैं, भ नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे भ हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे फ और यहाँ पे भ। तो ये प्रॉपर हो गया वर्ण में, ये प्रॉपर हो गया वर्ण में। इसी में से याद रखिएगा, हमारा जितना भी अंतस्थ वर्ण है वो सब क्या है, अल्प प्राण है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि जितना भी अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण सब के सब क्या है, अल्प प्राण। जैसे य, र, ल, है ना, य, र, ल, व, ये चार गो ना, यही चार को तो बताएं, इसके अलावा और कुछ ना बताएं। अच्छा, अंतस्थ वर्ण तो हो गया। इसके अलावा उष्ण वर्ण में देखिएगा, तो उष्ण वर्ण जितना भी है सब का सब, जितना भी उष्ण वर्ण है, आप जितना भी उष्ण वर्ण जानते हैं, उष्ण वर्ण या उष्ण व्यंजन, या उष्ण व्यंजन कहिए या चाहे उष्ण व्यंजन, या इसी का दूसरा नाम आप जानिएगा संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संघर्षी, संघर्षी वर्ण कहिए चाहे संघर्षी व्यंजन कहिए, इसी का दूसरा नाम है। और इसमें क्या आता है, सब का सब। कौन कौन सा, तालब स, मूर्धन स, दंटी स, और ये ह, है ना। सब के सब कैसा है, महाप्राण है। क्योंकि जब हम स बोलते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा रिलीज होता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में गैस निकलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, ऊर्जा निकलता है, तो उसको हम लोग, वायु निकलता है, उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। और यहाँ रखिएगा, इसमें एक और आता है जिसको हम लोग बताए थे द्विगुण, है ना, या उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण में याद रखिएगा, इधर आ जाएगा हमारा अंगा वाला, इधर क्या आ जाएगा, अंगा वाला, इधर क्या आ जाएगा, अंगा वाला जो र होता है ना, अंगा वाला जो र होता है वो हमारा उत्क्षिप्त कैसा होगा, अल्प प्राण। और जब हम इधर में अगर उत्क्षिप्त वाला में जाएंगे, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त वर्ण, तो उत्क्षिप्त वर्ण में यहाँ पे जो ट वर्ग का जो ढ होता है, ढ में, लेकिन यहाँ पे ढ में बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ढ में बिंदु है, तो ये कैसा होगा, तो महाप्राण होगा। तो यहीं पे ये पूरा टॉपिक हम आपको समाप्त कर दिए हैं बाबू। आप लोग मुझे बताइए ये टॉपिक कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया। ये प्रॉपर आपका वर्ण रहा। अब देखा जाए, कुछ हमारे पास, है ना, बुक्स है, एक आध गो सवाल मैं आपसे करता हूँ बुक में, है ना, बुक से कुछ सवाल करता हूँ वर्ण से, कि आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, है कि नहीं, बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। जरा मैं सवाल करने वाला हूँ, तैयार रहना। कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कही जाती है। ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ण। सब सवाल लेकर के आऊंगा अगला दिन, अगला दिन जब भी होगा तो इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, क्योंकि पीपीटी टाइप नहीं हो पाया ऑब्जेक्टिव का, समय नहीं रहा। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। सवाल कहता है कि निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ ध्वनि मतलब जो कंठ से बोला था उसको कंठ ध्वनि कहते हैं।
ऑप्शन सुनिएगा, क ख य र च ज ट और अण। तो क ख हमारा क्या है, कवर्ग के जितने भी एलिमेंट है वो कंठ से बोला जाता है। अच्छा, स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन सुनिएगा, घ ग घ ज झ ड ढ प फ। तो जितना भी हमारा वर्ग का एलिमेंट है सब के सब मूर्धा से बोला जाता है, इसीलिए इसको मूर्धन्य शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, ड और ढ जो है ये टवर्ग का हिस्सा है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डवर्ग। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल है, जब पीपीटी में आएगा तब आप लोग बेहतर तरीका से देख पाइएगा। अगर आप लोग नोट्स बनाते चले हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते चले हैं तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को दोबारा देख करके, भी आपने तो पढ़ाई कर लिया है, दोबारा आप वीडियो को पॉज कर करके अपना नोट्स बना लीजिए खुद से। और वैसे तो मैं नोट्स आप लोग को भेज दूंगा, अगर आप लोग को लगता है कि मैंने नोट्स नहीं बनाया है तो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहीं से डाउनलोड किया हूँ तो आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं ही वो PDF बनाया हूँ, ठीक है, ध्यान देना। देखो मैं दिखा देना चाहता हूँ, वो वही कॉपी है, देखो एक्चुअली में ये मेरा राइटिंग है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कहीं गूगल से डाउनलोड किया हूँ, आप लोग ऐसा नहीं लगना चाहिए, ये प्रॉपर मैंने बनाया है, देख सकते हो। वही चीज़ है जो PDF में आप लोग को दिख रहा था, है ना, ये प्रॉपर मैंने अपना डिजाइन बना करके किया है ना, चीज़ों को समझाया है, राइटिंग अच्छा रखा है। और इधर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए जगह छोड़ा है, क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड होगा, है ना। प्रॉपर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों के बीच में लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मेहनत किए बाबू, इतना मेहनत करते हैं आप लोग, कम से कम एक लाइक, एक वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, है ना। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं इसी के तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।